Dear students, after understanding the second order differential equations, now it is time for us to generalize this thing to higher order differential equations. Primarily, we shall start with the first part of the solution of higher order differential equations, that is the particular integral. So this is the same thing we talked about. Now we have laid the foundation for the higher order differential equation, where हमने order of differentiation को 2 तक लिमिट किया था. अब हम इसे 2 से आगे जाने की इजाज़त देंगे. सो इसे हम nth ऑर्डर कहते हैं जनरली स्पीकिंग, और इस पोलिनोमियल को हम इसे हम पोलिनोमियल से सिमिलैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम पोलिनोमियल्स लिखते रहे हैं इन आवर अलजेब्रिक एनालिसिस. जैसे पावर 0 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड इट गोज टिल nth, सो इट मेक्स एन nth डिग्री पोलिनोमियल. इस तरीके से जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उसके अंदर वी हैव nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और उससे कम डेरिवेटिव्स होते हैं अप टू दी ओरिजिनल, डाउन टू दी ओरिजिनल फंक्शन. सो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखी हुई है कि नो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड टिल दी फाइनल डेरिवेटिव, दैट इज़ nth डेरिवेटिव. और अगर इस एरो को आप फॉलो करें तो ये बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजेस जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं. तो डेफिनेटली ओरिजिनल फंक्शन है ये इसका पहला, और फिर ये सेकंड लास्ट, और ये फाइनल डेरिवेटिव. सो ये एक पैटर्न है जो हम नोट करें. और कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट की अगर बात की जाए तो सबस्क्रिप्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करे, बिकॉज पहला कोफिशिएंट था ए नॉट और आखिरी है ए एन, और राइट हैंड साइड पे हमने कांस्टेंट टर्म रखी हुई है. अब ये ए नॉट हम पहले नहीं लिखते रहे, ए नॉट हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है. ए नॉट की वैल्यू 1 है, जो कि हम आगे चलकर यूज़ भी करेंगे. सो चूँकि हम इसकी वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं, नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं इक्वेशन को, इसलिए हम ए नॉट को आमतौर पर मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे. तो इसका सोल्यूशन जो है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल है, उसके अंदर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, और उसमें जो तरीकाकार है वो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बोरो करेंगे और उसी को जनरलाइज कर देंगे, बिकॉज दैट वाज लिमिटेड टू 2, बट नाउ वी कैन जनरलाइज इट अप टू nth ऑर्डर. सो ये वो टेबल है जो बेसिकली इस जनरलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है. जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें n2 था. अब हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन 2 है. 3 से स्टार्ट करेंगे. ऑर्डर जो है उसका हमने बता दिया. अब हम उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं. ये आप अपने जहन पे जोर डाल सकते हैं या प्रीवियस वीडियोस में से देख सकते हैं कि वाई पी की वैल्यू विद वेरियस कंडीशंस क्या होती हैं. तीनों केसेस हैं, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला. और इसे आप देख लें तो जनरलाइज किया हुआ. पहला केस ये था कि हाईएस्ट ऑर्डर 2 था, वो उसका जो कॉफिशेंट था A2, उसके बेस करता हुआ जो कॉफिशेंट था A2, वो नॉट इक्वल टू 0 था. इस तरह यहाँ पर भी हमने किया, हाईएस्ट ऑर्डर n है, तो उस पर जो बेस करता हुआ कॉफिशेंट है उसे हमने नॉट इक्वल टू 0 का पहला केस कंसिडर किया. और जब A2 नॉन ज़ीरो था तो वो डिनोमिनेटर में आया. इस तरह ए एन भी नॉन ज़ीरो है तो वो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है. सो आपने देखा उसी चीज़ को हमने जनरलाइज कर दिया अप टू nth लेवल. यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 2 था, और उससे पहले वाला जो था वो n-1 या 2-1 इज इक्वल टू 1 था. और A2 जब 0 होता है तो A1 नॉन ज़ीरो होता है. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हायर ऑर्डर वाला कॉफिशिएंट 0 है, तो उससे एक स्टेप जो नीचे है वो नॉन ज़ीरो होगा. जब ये सिचुएशन होगी तो उसमें आपने देखा कि 2-1 की सबस्क्रिप्ट के साथ ये फॉर्मूला था B/A1 × T. A1 जो है वो 2 से एक कम है. इस तरह जो an-1 है वो n से एक कम है. सो ऑर्डर से एक कम का जो कॉफिशिएंट होता है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. तो आपने देखा यही चीज़ जनरलाइज हो रही है. वेयर एज जो फाइनल है उसके अंदर A2 और A1 दोनों ज़ीरो हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का कॉफिशिएंट और उसे एक स्टेप कम वाला कॉफिशिएंट दोनों ज़ीरो हैं. तो अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो हम बजाय इसके कि इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दें, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास 2 है और 2 का कोई सबस्क्रिप्ट भी नहीं है. तो इसलिए हम यहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे और y=KT² का ट्रायल सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते थे. न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के बगैर ये चीज़ अच्छी क्लियर नहीं हो सकती. ये लिखा हुआ है एक इंस्टेंस
जो कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसमें A1 A2 ये दो वैल्यूज़ हमने नोट कर ली, ये हमारे पास हैं। A3 की भी वैल्यू है और A4 की भी वैल्यू है। यहाँ पर जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो A3 है, और जो A4 है और उससे एक कम जो है वो A3 है। तो आपने देखा हम उसे AN के और AN-1 के बराबर उसे हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद बी की वैल्यू भी है, वो हमें ये शो कर रही है कि चूंकि वो नॉन ज़ीरो है इसलिए नॉन होमोजीनियस केस है। तो चूंकि आखिरी जो हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है, इसीलिए उसी को हम डिनोमिनेटर में रख के पहला वाला जो केस है वाई पी का वो यूज़ करेंगे, बी ओवर ए एन, जैसे कि बी ओवर ए टू होता था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया बी ओवर ए एन, जो कि यहाँ पर ए फोर है और ए फोर की वैल्यू 8 है, जिसके वजह से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 3। ये है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी, और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने केस को चूज करके कैलकुलेट किया जो है 3। और ये है एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्योंकि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट्स नॉट कंटेनिंग एनी टी। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर एक थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर है, सेकंड, फर्स्ट, और इसके अंदर जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज़ मिसिंग। इसीलिए जब हमने कंपैरिजन किया तो उसका जो कॉफिशेंट है वो A3 इज इक्वल टू 0 आया। बाकी A1 A2 हमारे पास दे आर देयर। बी की वैल्यू भी है, बी चूँकि नॉन ज़ीरो है इसलिए नॉन होमोजीनियस केस, और जो हाईएस्ट ऑर्डर कॉफिशेंट है वो है A3। तो चूँकि वो ज़ीरो है दैट इज़ वाई हम एक कम करके ऑर्डर में से जो फॉर्मूला बनता है बी ओवर AN-1 इंटू टी, उसको यूज़ करेंगे। तो ये हम जब वैल्यू लगा रहे हैं AN-1 की, AN-1 बेसिकली A2 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो आपने देखा कि हमने ये वैल्यू 3 भी लगा दी। सो फाइनली वी हैव दी YP ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो आंसर हमारे पास आया है ये एक मूविंग इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इसके अंदर इट्स नॉट जस्ट कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर एक वेरिएबल भी शामिल है। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसमें अब ना तो वाई टी है और ना ही वाई बार टी है, और ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगेन A2 और A3 दोनों ज़ीरो होंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि AN भी ज़ीरो है और AN-1 भी ज़ीरो है। तो इस केस में हम ना तो पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना दूसरे केस का, तो हम इसीलिए अब यूज़ करेंगे जनरल ट्रायल सॉल्यूशन, और वो ये है। क्योंकि आपको पता है पहला और दूसरा केस जब फेल हो जाता है, कांस्टेंट हम कंसिडर करते थे y को, फिर के टी कंसिडर करते थे, और तीसरे केस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम k इज इक्वल टू के टी स्क्र एज्यूम करते थे। आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को खोल के ये चीज़ चेक कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स। सो ये हमारे पास y इज इक्वल टू के टी स्क्र एज्यूम किया, y बार टी की भी वैल्यू निकालेंगे, y डबल बार टी की भी, और y ट्रिपल बार टी की भी, और ये सारी वैल्यूज़ अब हम प्लग इन करेंगे। ये आपने देखा कि प्लग इन की सारी वैल्यूज़ y ट्रिपल बार टी, y डबल बार टी, y बार टी और y टी। तो जब हमने ये वैल्यूज़ लगाई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद k का आंसर 1/18 आ गया। अब इस 1/18 को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपने देखा k की जगह हमने वैल्यू लगाई 1/18। नाउ वी हैव द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर ना तो वाई टी है ना वाई बार टी है। ये है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे सॉल्व किया तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 1/t², जो कि एक मूविंग इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल t है और प्रिसाइसली स्पीकिंग उसका स्क्वायर है। So this is how we can solve the higher order differential equations for their particular integrals. Thank you.